हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। इंडियन पॉलिटी का यह वीडियो है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये सवाल जो है आगामी प्रतियोगी परीक्षा में तो बनेंगे ही, और अगर प्रीवियस ईयर का जो है पेपर उठा के देखेंगे पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन मेल ज़रूर खाता होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो देखिए, भारत के जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए, आम सहमति से चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका जो है चुनाव आम सहमति के आधार पर हुआ, या यूँ कह लें कि निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति भारत के जो है नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगले सवाल देख लेते हैं, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं लोकसभा में जो है वोटिंग के लिए वो अधिकारी तब नहीं होगा जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए, लोकसभा का अगर कोई भी बिल पेश किया जाता है या कोई भी ऐसी बात आ जाती है कि वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी मंत्री है अगर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री है तो लोकसभा में जो है मतदान होता है, तो वह मतदान का अधिकारी तब नहीं होगा जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री ऐसे होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, तो इसलिए जो है लोकसभा में जो है वह मतदान नहीं कर पाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए, संविधान के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संविधान में इस संबंध में किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए, संविधान के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वर्तमान समय की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 15% होता है। आप लोग इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें तो उत्तर दे रहा है कि संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं उल्लेख की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर 15% होना चाहिए। जितने भी सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में उसका जो है 15% जो है मंत्रिमंडल बनता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल 15% सदस्य ही होते हैं। तो यह सवाल थोड़ा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजिंग है, तो थोड़ा सवाल इसको देख लीजिएगा। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो देखिए, केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से जो है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद ग्रहण करते हैं। तो यह सवाल याद रखिएगा कि जो है केंद्रीय सरकार के जो मंत्री होते हैं व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से जो है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। अगर प्रदेश सरकार के जो मंत्री होते हैं वो व्यवहारिक या संवैधानिक रूप से जो है राज्यपाल के समक्ष जो है या राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत जो ही अपना पद ग्रहण करते हैं। तो अगर प्रदेश के मंत्रिपरिषद की बात की जाए या प्रदेश सरकार के जो मंत्री होते हैं व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से जो है राज्यपाल के समक्ष जो है प्रसाद पर्यंत या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही जो है अपना पद ग्रहण करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए, संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की है। तो उच्च न्यायालय जितने भी होंगे, उच्च न्यायालय जो है प्रत्येक राज्य के होते हैं या 2 राज्यों के होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक ही है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की यह जिम्मेदारी है कि वह मूल अधिकारों को जो है पूरे देश भर में लागू करें। अगला सवाल देख लेते हैं, और मूल अधिकारों का कभी उल्लंघन होता है या मूल अधिकारों का कभी हनन होता है तो इसको जो है चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो देखिए, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है आवेदन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी सुनवाई करेगा और उसके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो याद रखिएगा, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है
सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वह संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो 51A में दिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया। मूल संविधान में ये जो है वर्णित नहीं थी, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक थी, उसी की सिफारिश पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ या यूँ कह लें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और संविधान के भाग 4(1) या अनुच्छेद 51A में यह वर्णित हैं। तो मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी वर्णित हैं भारतीय संविधान में। अगला सवाल देख लेते हैं, किसी रिट का शाब्दिक अर्थ, देखिए किस रिट का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज़ योर अथॉरिटी है? तो देखिए को वारंटो एक रिट होती है जिसे को वारंटो कहा जाता है। तो इसके रिट का जो अर्थ होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से यह जो आपने पद लिया है या यह जो अधिपत्य दिखा रहे हैं या किस अथॉरिटी से है। तो रिट होती है एक प्रकार की व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, जिसको को वारंटिव कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, यह जो 5 रिट होती हैं उन्हीं में से एक रिट है को वारंटो। इसका अर्थ होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व बनता है? तो देखिए राज्य सरकार होगी, जिस राज्य की होगी या केंद्र सरकार, बात की जाए तो राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि 14 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं उस राज्य में निवास करते हैं उनको जो है फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो 14 वर्ष की आयु से जितने भी कम बच्चे हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि उनको राज्य जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। और यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व DP स्पीच के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी, अभी हमने पढ़ा था कि निर्विरोध रूप से या आम सहमति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो हैं वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। और नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो देखिए संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए भेजा जाए तो इतने समय में जो है राष्ट्रपति जो है उसमें साइन कर देगा या उसमें सहमति दे देगा। तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया कोई विधेयक कब तक राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य करता है? तो संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं वर्णित की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के लिए स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाए। तो जब तक चाहे राष्ट्रपति अपने पास विधेयक या बिल को जो है सुरक्षित रख सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ पूरे देश भर में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, तब की क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है अपना अलग संविधान बनाने में बिजी था और कह रहा था हम भारत देश है उसके हम संघ के रूप में तो जुड़े हैं लेकिन हमारा अलग संविधान होगा, तो यह अलग थोड़ा मुद्दा है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 जनवरी 1952 तक भारत जो मध्य की अवधि रही है उसमें जो है भारत के अंतरिम राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, वह 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 जनवरी 1950 के मध्य अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए धन विधेयक जो होता है मनी बिल होता है, वह संसद के केवल एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वह है लोकसभा। क्योंकि लोकसभा से इसकी पहल होती है, उसके बाद राज्यसभा में यह जाता है। तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसमें सुझाव दे सकता है कि यह चेंज कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकता है, ना ही रोक सकता है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो लोकसभा द्वारा संसद द्वारा जो है वह धन विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो धन विधेयक जो है संसद के लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से कई गुना अधिक है या शक्तिशाली है लोकसभा राज्यसभा से धन विधेयक के मामले में? अगला सवाल देख लेते हैं,
संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन होता है? तो देखिए, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में जो है कार्यसूची का जो पहला काम होता है वह प्रश्नकाल होता है। तो पहले 1 घंटे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है शून्यकाल होता है जिसमें लंच वंच होता है, उसके बाद उत्तर काल आ जाता है। तो संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में जो है कार्यसूची का जो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया? तो देखिए, 29वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया। तो जो भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है और 29वें संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 27 के तहत जो है धार्मिक व्यय के लिए जो निश्चित धन है उस पर कर की छूट दी गई है। तो उसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, लेकिन एक निश्चित धन है। तो धार्मिक व्यय के लिए एक निश्चित धन पर कर की छूट दी गई है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं। 1952 ईस्वी में आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1952 में जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, तो निर्वाचन आयोग द्वारा कुल मिलाकर 14 दलों को जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई थी। तो 1952 के दौरान हुए आम चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 दलों को जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा ने प्रारूप समिति पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो संविधान सभा ने जो है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर जो है अनुच्छेदवार विचार विमर्श जो है 15 नवंबर 1948 से जो है प्रारंभ कर दिया। तो 15 नवंबर वर्ष 1948 वह डेट थी जिस डेट से जो है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर जो है अनुच्छेदवार विचार विमर्श चालू कर दिया। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा ने अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, संविधान सभा का जो अंतिम दिन था, तो सभा के पटल पर जो है भारतीय संविधान की जो है 3 प्रतियां जो है रखी गई थी और उस पर जो है सभी उपस्थित सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान सभा की जो बैठक थी और अंतिम दिन बैठक हुई थी, उसके दौरान जो है संविधान सभा के जो है पटल में जो है 3 प्रतियां रखी गई थी भारतीय संविधान की और उस पर जो है जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा 26 अक्टूबर वर्ष 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? तो देखिए, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर वर्ष 1962 को जो है घोषित किया गया, जब भारत और चीन का जो है युद्ध चालू हो गया था। भारत का पड़ोसी देश है चीन, उसने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसी के दौरान प्रथम नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1962। उसके बाद जो है दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 13 दिसंबर जो है 1971 को। 13 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है युद्ध छिड़ गया था। उसके लिए भारत में दूसरी बार इमरजेंसी की घोषणा की गई। उसके बाद तीसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया वर्ष 1975 के दौरान। अब तक भारत में कुल मिलाकर 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जिसमें वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और वर्ष 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। शेयर करने के साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन आता है, घंटे का बटन आता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचे, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।